को दिखाते हैं कि मतदान प्रतिशत कितना हुआ है। 4 घंटे मतदान के उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। उत्तराखंड में 3 घंटे का समय पूरा हुआ है। दूसरे दौर की वोटिंग में यूपी में 9 जिलों में की 55 सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है, मत डाले जा रहे हैं। और उत्तराखंड में जहां पर ठंड ज्यादा है वहां पर 1 घंटे देरी से मतदान की शुरुआत होती है। वहां पर पुष्कर सिंह धामी ने अपना वोट डाल दिया है। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने अपना वोट डाल दिया है। गोवा में भी अभी तक 11% वोटिंग हो चुकी है। ये अलग अलग जिलों की वोटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर में 9.2, अमरोहा 11, बरेली 8.31, धनौरा 10.9% वोटिंग हो चुकी है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं हर जगह से। जैसे पहले दौर में हमने लंबी कतारें देखी थी, आज भी वही आलम है। मुरादाबाद में 7.4% वोटिंग हो चुकी है। ये शाहजहांपुर, रामपुर, उत्तराखंड, पणजी, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम खास सब वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। बाबा रामदेव ने भी अपना वोट हरिद्वार में डाल दिया है। तो ये बड़े चेहरे निकलते हैं, लेकिन इस उम्मीद में कि बाकी जो चेहरे हैं, जो आम चेहरे हैं, वो कितनी संख्या में निकल रहे हैं। गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 9 जिले की 55 सीटें, ये कुल मिलाकर आज इतनी वोटिंग यहां पर होनी है। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि रामपुर से वोट डालकर निकले हैं, अपनी वोटिंग के निशान को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के चुनाव में 55 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कयामत तक भी साकार नहीं होगा ग़ज़वाए हिंद का सपना। इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपनी हार के डर से आखिरी मौके पर ग़ज़वाए हिंद, मजहब, उन्माद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण के प्रयास हो रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगा। जो लोग सपना देख रहे हैं ग़ज़वाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ग़ज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो हताशा और निराशा के अंदर ये बोल रहे हैं। हताशा निराशा में कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो ये उनकी हताशा और निराशा है। देश संविधान से ही चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। और देश संविधान से, संविधान की वजह से आप कुर्सी पर बैठे हो, संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके आप ऐसे बयान देते हो, तो ये आपकी हताशा और निराशा को दर्शा रहा है। चुनाव में हार के डर से हताश, निराश भारतीय जनता पार्टी और योगी जी अब ग़ज़वाए हिंद, मजहब, उन्माद जैसे शब्दों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक करने का आखिरी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपकी विफलताओं पर होगा। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ अलग अलग सीटों से, अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। देखिए, मंजीत नेगी उत्तराखंड से, पणजी से नेहा बाथम हमारे साथ हैं, बरेली से तंसीम हैदर हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ बिजनौर से हैं, देवबंद से कुमार कुणाल हैं, शाहजहांपुर से संतोष शर्मा हैं और श्वेता झा हमारे साथ जुड़ रही हैं उत्तराखंड से। तो हम सबके पास जाएं, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में जरा हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि ये बयान जो चुनाव के दिन जो ये सांप्रदायिकता की बहस शुरू हो गई है, ये वोटरों को लास्ट मोमेंट कितने वोटरों को खींच लेती होगी, या फिर वही उंगली पकड़कर वोटिंग बूथ तक लाने की बात है? कि वोटिंग के लिए तो उम्मीदवार को या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसको वोटर को अपने सीट तक लाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक लाना, अपनी वोटिंग बूथ तक लाना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो बयान होते हैं वो वोटर से ज्यादा कार्यकर्ता को एंथू के लिए होते हैं। कार्यकर्ता जोश में भरता है और फिर वो उस नारे के साथ, उस मूवमेंट के साथ बढ़ता है। और खासतौर से जब ये 55 सीटें जिनको हम देख रहे हैं, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि उसमें से 6 जिले, 9 में से 6 जिले जो हैं माइनॉरिटी के डोमिनेंस वाले हैं, जिसमें 30 से 50% तक हैं, कुछ जिलों में तो 50% तक
मुस्लिम आबादी है, तो वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये सांप्रदायिक जो बयान जिनको भी हम लोग कहते हैं, हाँ। वो बयान अपने वोटर के साथ साथ अपने कार्यकर्ता को एंथू देने के लिए करते हैं, और फ्रिंज वोटर्स भी उसके साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह से हमने इसमें एक चीज का जिक्र नहीं किया कि ओवैसी की जो पार्टी है, हाँ। वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। संभल का हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो पिछली बार 12 उम्मीदवार ओवैसी ने खड़े किए थे, उनमें से 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। केवल संभल की सीट थी अकेली जहां पर 60,000 वोट ओवैसी के उम्मीदवार को मिले थे। तो वो किस तरह से कर रहे हैं। फिर बीएसपी की पिछली बार 40 उम्मीदवार थे, 40 के 40 तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार क्या उनके माइनॉरिटी कैंडिडेट जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इन पूरे 55 में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कैंडिडेट जो हैं बीएसपी ने खड़े किए हैं। तो वो माइनॉरिटी कैंडिडेट कितना महत्वपूर्ण हिस्सा करेंगे या समाजवादी पार्टी आरएलडी को, गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और चीज छोटी सी बोलना चाहता हूं कि पहला चरण हुआ जिसमें माना जा रहा है कि स्वीप किसी की भी नहीं हुई, सबको मिला है। सेकंड जो आज की जो फेज हो रही है उसमें यदि एसपी आरएलडी गठबंधन ठीक से परफॉर्म करता है तो वो उसको आगे के सफर को राहत पहुंचा सकता है। ये नहीं कि कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी राहत पहुंचा सकता है। ये बड़ी चीज है, क्योंकि अब वही योगी आदित्यनाथ अगर बार बार 80 बनाम 20 की बात कर देते हैं तो उनका ये भी रहता है कि उस 20 में भी और कितना बंट जाए। अगर एसपी आरएलडी को एक मुश्त जा रहे हैं सारे वोट, या फिर वो कांग्रेस या फिर एआईएमआईएम उनमें से लेकर जा रही है। विनोद जी, नहीं, ये रणनीति तो ये है ही कि वो जो उनका निशाना जो जिसको 20% कहते हैं उसको बांटने का है। मैं एक तथ्य को ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज जहां चुनाव हो रहे हैं, आमतौर पर हम लोग किसान आंदोलन को खाली मुजफ्फरनगर और यहीं सीमित कर रहे थे। इस बेल्ट में भी जो है किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, यहाँ से किसानों की बड़ी तादाद यहाँ आंदोलन में थी। और मुरादाबाद तो बहुत बड़ा गढ़ रहा है। एक और बात बताऊं मैं आपको कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में जो पहला जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ था वो मुरादाबाद से शुरू हुआ था और रजबपुर से शुरू हुआ था। और सबसे पहले रासुका बंदी भारतीय किसान यूनियन के चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जो है वो मुरादाबाद में अरेस्ट हुए थे। तो मुरादाबाद भी उतना ही बड़ा किसान आंदोलन का गढ़ है जितना कि आपका ये मुजफ्फरनगर है। इसलिए उसका भी प्रभाव इन वोटों में जरूर दिखाई पड़ेगा। ये मैं वो किस तरह से जो पहले दौर में जिस तरह से किसान आंदोलन का असर रहा, हाँ। इस दौर में भी किसान आंदोलन का असर हमको देखने को मिलेगा। संजय जी, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस इलाके में किसान तो हैं, लेकिन चूंकि फोकस इस जो 55 सीटों पर आज चुनाव हो रही है, फोकस इस बात की पर नहीं है क्योंकि जाट मतदाताओं की तादाद नहीं है। किसान तो जरूर है, जाट मतदाताओं की तादाद नहीं है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है 80 बनाम 20 का, और ये बीजेपी का प्रयास रहा है। उन्हें पता है ये जो 20% जो एक तरह से प्रॉक्सी मुस्लिम वोटरों के बारे में कहा जाता है, तो अगर उनका एक मुश्त वोट एक पार्टी की तरफ चला गया जो बीजेपी के खिलाफ जाने की पूरी संभावना है, उससे बीजेपी को नुकसान होने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो पूरी कोशिश है बीजेपी की 80 बनाम 20, 80 बनाम 20, और कुछ ऐसे घोषणाओं का भी पिछले दिनों जिक्र किया गया या इस तरह के संकेत दिए गए जिससे कम से कम 20% जो आबादी है, जो मुस्लिम वोटरों के बारे में कहा जाता है, उसको भी थोड़ा सा उसमें भी दरार पैदा किया जा सके। और अगर थोड़ा दरार पैदा हुआ तो उससे बाय डिफॉल्ट बीजेपी को फायदा होगा, भले ही वो बीजेपी की तरफ जाए या ना जाए। इस इलाके में कुछ कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, कुछ एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। संभल का भी जिक्र हो रहा था, संभल में पिछली बार एआईएमआईएम के उम्मीदवार नंबर 2 पर थे। तो कुछ इलाकों में शायद एआईएमआईएम के उम्मीदवार अगर मुस्लिम वोट ले जाएं तो बीजेपी को बाय डिफॉल्ट फायदा हो सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, पिछले बार 2017 के चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने जो कुछ कंस्टिट्यूएंसी पे जो जीत हासिल की थी वो बड़ी जीत थी, 25,000 20,000। तो आसान नहीं होगा कि, और उसकी वजह यही रही है कि मुस्लिम वोट थोड़ा स्प्लिट होता रहा है। तो कोशिश रहेगी बीजेपी को कि मुस्लिम वोट को थोड़ा स्प्लिट किया जाए, जिससे बीजेपी अपना दबदबा थोड़ा सा बरकरार रख सके। इसी जाटों के कुछ पॉकेट्स हैं यहाँ जी, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद का देहात का इलाका जो कांठ वगैरह का इलाका है, वहां जाटों के पॉकेट्स हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे मुजफ्फरनगर में या मेरठ में या बुलंदशहर में या आगरा में है जी। तो कुमार कुणाल के पास ही सीधा चलते हैं। वैसे तो कुणाल आप इस समय देवबंद में हैं, लेकिन चूंकि पूरा किसान आंदोलन के समय आप मैदान में ही रहे और टिकैत जी के साथ एक तरह से मैं भी कई बार आपके साथ मजाक करती थी कि आज कहाँ है राकेश टिकैत, क्योंकि आपको ही मालूम रहता था। तो ये बताइए कि ये जो दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है, इसमें क्या किसान आंदोलन का असर, क्या वो सारे असर, या फिर जो सांप्रदायिकता का सुर छेड़ने की कोशिश हो रही है आज मतदान के भी दिन?
देखिए, जो एक तरीके से संदेश निकला है पहले चरण से, कोशिश ये चल रही है कि वो जो एक मोमेंटम है, पिछली बार आपको याद होगा कि जब 58 सीटों पर चुनाव हुआ था पहले चरण में, तो उनमें 53 सीटें थी बीजेपी के पास। आज जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 38 सीटें थी, और ये वो इलाके थे जिसमें जहां पर हम खड़े हैं, देवबंद, वो भी बीजेपी जीती थी, जिसको माना जाता है कि एक तरीके से गढ़ है और बहुत सारे स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स यहां से आते भी हैं। लेकिन किसान आंदोलन का असर, क्योंकि मुजफ्फरनगर बिल्कुल करीब है सहारनपुर के, यहां पर देखा जा सकता है। मेरी आज सुबह में बिजनौर में बात हो रही थी, वहां पर भी जो सीटें हैं उस पर काफी असर दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी सूचना मिल रही है। साथ ही साथ जो बात हो रही है, विनोद जी भी कह रहे थे कि कैसे मुरादाबाद में, अमरोहा में, इस तरीके के जो इलाके हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और पश्चिम में किसान आंदोलन का असर अगर सीधा नहीं दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल परोक्ष रूप से तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसका असर है, उसकी चर्चा है, उसकी बातचीत है। तो ये जो दो फैक्टर हैं कि मुस्लिम फैक्टर प्लस किसान फैक्टर, जिसको आप जाट फैक्टर भी कहते हैं, इनका असर होगा, और अंतिम चुनाव नतीजे जो आएंगे उस पर बड़ा असर दिखाई पड़ने वाला है। ये साफ तौर पर पहले चरण में भी दिखाई पड़ रहा था और दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरों की तरफ भी थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे कि किस तरीके से वोटर देवबंद में इस समय उत्साह के साथ लगातार वोटिंग बूथ पर आ रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर कोई इस समय बाहर निकलकर वोट करने को निकला है। तो ये एक बड़ा संदेश है कि किस तरीके से वोटर इस बार अपना पूरी तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि जो 5 साल ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि या उनके हिसाब से जो अपनी शक्ति दिखाइए, एक वोट की ही शक्ति दिखाइए यहाँ पर, और इसीलिए निकलिए। अगर वी का निशान लोग लहराते हैं कैमरे के सामने आकर, तो दिखाता है कि वोटर अपनी शक्ति को महसूस कर रहा है। खटीमा चलते हैं, श्वेता झा वहां से हमारे साथ हैं। श्वेता, ठंड ज्यादा है वहां पर, इसीलिए लोग धीरे धीरे निकलते हैं। मतदान का समय भी 1 घंटा देर से ही रहता है यहाँ पर, लेकिन अब तो आपके पीछे जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग दिख रहे हैं बड़ी संख्या में। अच्छी बात भी है, उत्तराखंड उत्साहित है चुनावों को लेकर। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और वैसे आपको बता दूं, यहाँ ठीक उलट, जो आपने ठंड की बात कही, यहाँ बिल्कुल भी ठंड इस वक्त नहीं लग रही है। अच्छा? बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तादाद में, हम कह लें कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर्स निकले हुए हैं। चाहे आप देख लीजिए कि पुरुषों की लाइन हो या फिर महिलाओं की लाइन हो, उसमें कोई कमी नहीं है, और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, जहां तक यहाँ की राजनीति की बात करें तो काफी देर से मैं सुन रही थी, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, गेस्ट से वहां पर बात कर रहे थे, जितनी दिलचस्प इस बार की वहां राजनीति और चुनाव इस बार हो गया है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हमेशा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमने यहां पर देखा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आने से यहां पर मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। हालांकि कोई भी नेता ये कहता नहीं है कि वो कमजोर पड़ता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहट जरूर है, खास करके कर्नल कोठियाल के उतरने से मैदान में, चुनावी मैदान में। तो आइए यहाँ सीधे सीधे जनता से ही जान लेते हैं, क्योंकि हम जरा अवॉइड करें श्वेता, हम अवॉइड करें लोगों से बातचीत करना, क्योंकि लोग अनायास ही पार्टियों के नाम ले लेते हैं, सिंबल के नाम ले लेते हैं। संतोष, आपके पास आना चाहूंगी, शाहजहांपुर में आप इस समय मौजूद हैं। इस बार के दौर में जो वोटिंग चल रही है, अनेकों सीटें ऐसी हो गई हैं जहां एक जगह से नाराज दूसरी जगह पहुंच गया, लोगों को पता ही नहीं है कि लोग जो कहते हैं ना कि आप उम्मीदवार को देखकर वोट दीजिए, अब लगता है कि लोग पार्टी ही को देखकर ज्यादा वोट देंगे कि पता नहीं कौन सा उम्मीदवार किस दूसरी तरफ चला जाएगा। बहरहाल शाहजहांपुर में बताइए कि क्या मूड है, क्या माहौल है? देखिए, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो दल बदल हुआ है नेताओं का, उसने वोटर्स को जरूर कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन वो एक पार्टी बेस्ड कि अगर उनका जो जिस पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, जो जिसका वोटर है वो वहां पर दे रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर शाहजहांपुर की बात करें तो 2017 में यहाँ पर कुल 6 विधानसभा थी, उसमें से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट सपा के पास थी। इस बार 6 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात, इस समय मैं शाहजहांपुर की सदर सीट पर खड़ा हूं। यहां से योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, 8 बार विधायक चुन चुके, 9वीं बार के लिए ताल ठोक रहे हैं। तमाम ऐसे गणित हैं, चाहे वो तिलहर हो,
कटरा हो, जलालाबाद हो, ये ऐसी विधानसभा है जहां पर इस बार जो डायनेमिक्स है वोटर्स का वो चेंज हुआ है, क्योंकि कास्टिज्म के साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका अपना एक धड़ा है, वो अपनी मान्यताओं पे चल रहा है। दूसरी तरफ जो अगड़ा पिछड़ा जो तमाम बयानबाजियां हुई हैं तो उसको लेकर के उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है शाहजहांपुर में। लेकिन जो 55 सीटों पर जो यहाँ वोटिंग हो रही है उसमें सुबह के वक्त पर, अगर वोटर्स के उत्साह की बात करें, सुबह के वक्त पर जो सर्दी थी उसकी वजह से लोग आना कम हुए थे, लेकिन अब जैसे जैसे धूप खिल रही है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक उत्साह जरूर है, दिखाई पड़ रहा है। 2017 में करीब 61% के आसपास यहाँ पर पोलिंग थी शाहजहांपुर में। इस बार देखना होगा कि यहाँ का जो वोटर है, शाहजहांपुर का वोटर है, वो कितने अपने मताधिकार का जोश और खरोश से इस्तेमाल करता है। देश के 3 राज्यों में इस समय वोटिंग चल रही है। गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान है। वोटिंग परसेंटेज पर एक नजर डाल लेते हैं। अभी तक के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसमें यूपी के 55 सीटों पर जहां मतदान जारी है, अमरोहा में वोटिंग की अभी भी सबसे तेज रफ्तार दर्ज की गई है। सुबह 11 बजे तक 23% मतदान यहां पर हो गया। 23% मतदान अमरोहा में पूर्ण हो गया। 11 बजे तक रामपुर में 21.58%, सहारनपुर में 12.46%, 11 बजे तक मुरादाबाद में 10.27%, बदायूं में 9.68% वोटिंग हुई है। 55 सीटों पर जो मतदान जारी है, अब वो पूरा दायरा देख लीजिए कि लगभग 9:30 से लेकर 23% तक वोटिंग अलग अलग सीटों पर सामने आ रही है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। अमरोहा में बहुत तेज रफ्तार से सुबह से ही शुरुआत हुई है, बाकी इलाकों में थोड़ा सा धीरे से रफ्तार पकड़ रही है। पिथौरागढ़ 14.8%, रुद्रप्रयाग 12%, मसूरी 20%, उधम सिंह नगर 20.27%। उत्तराखंड के ये आंकड़े हमारे सामने है। 11 बजे तक यहां पर इतनी वोटिंग हो चुकी है। जाहिर है जिन इलाकों में थोड़ा मौसम खुला है वहां पर ज्यादा संख्या में लोग अभी तक निकल रहे हैं। जो ज्यादा पहाड़ी इलाके हैं जहां पर थोड़ा ठंड का प्रकोप ज्यादा है, वहां पर अभी थोड़ा सा कम मतदान प्रतिशत नजर आ रहा है। यूपी, उत्तराखंड, ये तमाम तस्वीरें। और शुरुआत के 2 घंटे में गोवा में 11% वोटिंग हुई थी, वहां का भी अपडेट हम आपको कुछ ही देर में देते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं उन पर एक नजर हम डालते हैं। कंप्यूटर बाबा की थोड़ी सी मदद लेते हैं और दिखाते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। वीआईपी सीटें किस तरह की हैं, बड़े कैंडिडेट्स कौन से हैं, कैसा है मुकाबला आज अलग अलग जगहों पर। और ये तीनों राज्यों पर जरा हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को ही देख लेते हैं। दूसरे दौर का मतदान यहां पर 55 सीटों के लिए 9 जिलों की ये 55 सीटें हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान हुआ था, लेकिन उसका ये जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर मतदान आज चल रहा है। और बाकी का ये दूसरे चरण की वोटिंग आप देख रहे हैं। सीट गणित जो रहा है, कितनी सीटें किसने हासिल की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 38 हासिल की थी, समाजवादी पार्टी 15, मायावती यानी कि बीएसपी का खाता यहां पर नहीं खुला था, कांग्रेस को 2 सीटें यहां से मिल गई थी। लेकिन देखिए कि महारथी कौन कौन हमारे सामने है। तो इस बार भी मंत्री जो हैं योगी मंत्रिमंडल के, वो बड़ी संख्या में यहां पर हैं। और सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि ये भी समझिए कि आजम खान जैसे चेहरे भी यहां पर अहम हो जाते हैं। हम अगले राज्य की ओर रुख कर लेते हैं और अगले राज्य की तस्वीर देखते हैं, यानी कि उत्तराखंड की तस्वीर देखते हैं, जहां पर थोड़ा कंप्यूटर बाबा को भी थोड़ी सी ठंड लग रही है। लेकिन ये देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीर। यहां सीट गणित क्या कहता है, इस बार भी क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने, या फिर आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपना दांव उस तरीके से। 70 सीटें कुल यहां पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 56 और कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थी, 2 अन्य के खाते में गई थी। लेकिन विजय जी, उत्तराखंड में ऐसी जो तस्वीर है, इस बार बीजेपी को भी मालूम है कि इतना आसान यहां पर नहीं होने वाला है। मुद्दे मोदी नाम से आगे बढ़ चुके हैं यहां पर भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और बन जाए, लेकिन इतने जो 56 सीटों का जो नतीजा आप दिखा रहे हैं वो वहां पर नहीं होने वाला। पिछली बार एक तो ये हुआ था कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस के जो लोग थे, मंत्री लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और कहा गया था कि मुख्यमंत्री भले ही भारतीय जनता पार्टी का, सरकार कांग्रेस की है,
वो बीजेपी में कांग्रेस युक्त बीजेपी की सरकार उस वक्त हुई थी। आप जानते हैं, आप भी उत्तराखंड गए हैं, हम सब लोग गए हैं। उत्तराखंड की सड़कें जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, तो वहाँ की पॉलिटिकल रोड भी बहुत मुश्किल है। वहाँ कोई मुख्यमंत्री 22 साल की सरकार में 5 साल पूरे नहीं कर पाया है, और हर बार जो है वो पॉलिटिकल रोड मुश्किल है तो ड्राइवर बदलना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। बीजेपी ने इस बार तीसरा ड्राइवर लगाया है, तो वो भी देहरादून पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये है। फिर एक और हिस्ट्री वहां की इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद का दावेदार है वो भुवन सिंह कोश्यारी जी के अलावा जीत नहीं पाया चुनाव। तो अब धामी जी के लिए भी मुश्किल काम है, हरीश रावत के लिए भी मुश्किल काम है कि क्या वो जीत कर बनाते हैं। और यदि ये हिस्ट्री होगी कि बीजेपी दोबारा वहां पर सरकार बना ले तो वो पॉलिटिकल रोड्स भी उतनी ही मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उत्तर प्रदेश में तो चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ बाहर से आए उत्तराखंड में। अब मैं उनके उत्तराखंड के गांवों भी गया हूं, लेकिन उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ की चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है कि क्या उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जहां देश भर में योगी जी को यूज करते हैं। हालांकि वोटर नाम लेते रहते हैं बीच बीच में, उन लोग के मन में थोड़ा सा रहता है कि हमारा लड़का वहां पर मुख्यमंत्री है। लेकिन नेहा पणजी से आप मौजूद हैं। गोवा में चुनाव कवर करना एक अलग ही बात होती है, अलग चीज होती है कि आप उतनी खूबसूरत जगहों पर। अच्छा नेहा, मैं 1 मिनट आपके पास आती हूँ। मौसमी सिंह को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन तक कोई आए। जी बताइए मौसमी। जी श्वेता, दरअसल जल्दी इस बात की थी क्योंकि आज तक पर हर प्रत्याशी को सबसे पहले लाने का काम, जिम्मेदारी जो आपने दी है, और मौसम की बात कर रहे थे, तो अब मौसम यहाँ पे खिल उठा है, धूप निकली हुई है, 20% अभी तक वोटिंग हो गई है। और नवाब इकबाल महमूद साहब हमारे साथ हैं। महारथियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के महारथी कहेंगे, जो 1991 से यहाँ पे चुनाव जीतते आए हैं, अपनी मिसेस के साथ आए हैं वोट डालने के लिए। आज आप एक मतदाता भी हैं, टेस्ट भी है और आपको इम्तिहान भी देना है। जी इम्तिहान देने आया हूँ, जनता मेरे साथ है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे इस इम्तिहान में पास कर दे, और मुझे ही नहीं मेरी सरकार भी बनवा दे, ये भी मेरी दुआ रही। ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है क्योंकि 30 साल से आप यहाँ पे हैं, तो क्या आपको लगता है कि नतीजे जो है आपको फल मिलेगा? एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सरकार की है, मेरी नहीं है। मेरी जनता मेरे साथ है, आज से नहीं 30-35 साल से मेरे साथ जनता है मेरी, और मैं इनके प्यार पे आगे ही चलता हूं, इनके सहारे चलता हूं। चलिए मौसमी वो आश्वस्त भी हैं और साथ में उम्मीद भी कर रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ आज पूरे दिन सभी उम्मीदवारों की चलेंगी। नेहा, पणजिम जहां पर मांडवी नदी बिल्कुल शांत एक तरफ नजर आती है, गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे, और दूसरी तरफ वोटर जो मन में हलचल के साथ यहां पर पहुंचे हैं। खूब भीषण लड़ाई चल रही है सभी पार्टियों के बीच। बिल्कुल भीषण भी है, और यहाँ के समीकरणों को समझना भी श्वेता काफी एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि ये दरअसल यूपी जैसी जातीय राजनीति यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर नेताओं के हिसाब से कई जगहों पर वोट डाले जाते हैं। अगर प्रमोद सावंत पसंद है तो वहाँ प्रमोद सावंत को वोट जाएंगे, अगर पार्टी पसंद है उसके हिसाब से वोट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो 80-20 का फॉर्मूला काम करता है, ना जाति का फॉर्मूला काम करता है। यहाँ ना अगर देखा जाए तो जितना प्रचार बीजेपी ने किया उतना कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेकिन नई पार्टियों के आने से, आम आदमी पार्टी के और टीएमसी के आने से बहुत कुछ बदल गया है गोवा में। और इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे आप उत्तराखंड में बता रही थी, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि प्रमोद सावंत उनका चेहरा तो है, लेकिन इसके साथ ही जब उत्पल पर्रिकर से पूछा जाता है बीजेपी के बारे में तो वो कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी साफ तौर पर पता है कि उनके पिता का जो सिंपैथी फैक्टर है वो उनके लिए काम कर सकता है। और कांग्रेस को भी ये मालूम है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बीजेपी के लिए, वो उनके लिए यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बहुत अहम रोल निभाती हैं, चाहे वो एमजीपी की बात कर ले, चाहे वो गोवा फॉरवर्ड पार्टी की बात कर ले। उन्होंने जो गठजोड़ किए हैं, उन्होंने जो गठबंधन किए हैं, वो यहाँ पर एक अहम फैक्टर के तौर पर गोवा में निकलकर सामने आ सकते हैं। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब इन 40 सीटों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई जिस तरीके से बीजेपी ने पहले यहाँ पर बाजी मारी थी, कांग्रेस के विधायकों को अपने खेमे में शामिल करके, निर्णायक बात आपने कही नेहा, जिस तरीके से वो कांग्रेस और इस बार तो कांग्रेस ने अपनी तैयारी पहले से कर ली है कि क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया फिर तो। लेकिन तंसीम, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए। लगता है आप किसी मॉडल पोलिंग बूथ में इस समय मौजूद हैं, रंगीन गुब्बारे आपके पीछे हैं।
जाहिर है ये सिविल लाइंस इलाका है, वहाँ का ये बूथ है। और एक फर्क जो श्वेता देखने को मिल रहा है, हमने ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया और शहरी इलाकों का भी दौरा किया, लेकिन जो शहर के इलाके वहाँ पे जो लंबी लाइनें, भीड़ वैसी देखने को नहीं नजर आ रही है। यही वजह है कि बरेली में करीब 13% वोट पड़ा है 11 बजे तक। तो जाहिर सी बात है यहाँ 9 विधानसभा सीट है और 9 की 9 जो भाजपा ने पिछले 2017 के चुनाव में जीती थी, 51% मतदान हुआ था। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब ये अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं हमारे साथ जो मौजूद हैं। ये बच्ची ये फर्स्ट टाइमर है जिन्होंने वोट किया है। आपने वोट कर दिया? आपने वोट क्या सोच के किया, क्या मुद्दे होने चाहिए? और जो युवा जनरेशन है, तंजीम ठीक है, हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं वोटरों से बातचीत करने में, क्योंकि वो संकेत निकल ही आते हैं। मंजीत, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर, आप इस समय मौजूद हैं। यहाँ पार्टियों की ही जंग नहीं होती है, बल्कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं और जो थोड़ा समतल क्षेत्र के लोग हैं, उन सब के मनों में भी एक बात रहती है। पहाड़ी क्षेत्र को हमेशा लगता है कि उनके साथ उपेक्षा होती रह गई। ये चीजें हैं, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां कभी किसी समय इस बात को बैलेंस कर पाएंगी? बस वादे होते हैं चुनाव से पहले तक। श्वेता, खास बात यह है और इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि मुख्यमंत्री के जो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं, पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी तराई सीट, खटीमा सीट, बहुत पिछड़ा इलाका है, नेपाल से लगा हुआ है, और यही 1 घंटे की दूरी पर लाल कुआं है जहां से हरीश रावत किस्मत आजमा रहे हैं। और दोनों की स्थिति इस वक्त जब 3 से 4 घंटे की पोलिंग हो गई है, जो जानकारी मिल पा रही है, दोनों के सामने चुनौती है। थोड़ी देर पहले भुवन कंडूरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा कि करीब 9 साल से विधायक, ज्यादा समय से विधायक रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कुछ काम नहीं यहाँ पर किया है। उनके लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि पिछली बार वो बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीते थे पुष्कर सिंह धामी। लाल कुआं में हरीश रावत रामनगर से लड़ना चाहते थे, यहीं से 1 घंटे की दूरी पर इस लाल कुआं से किस्मत आजमा रहे हैं। वहां भी एक कांग्रेस उम्मीदवार का टिकट कार्यक्रम उनको दिया गया, तो उनके लिए भी मुश्किलें हैं। तो चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा। और खास बात, पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले जो बात की थी, आज भी वही दोहरा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड और अलीगढ़ जैसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात, जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, तो ये उत्तराखंड में अजीब लगती है ये बातें, लेकिन पिछली बार भी याद आ जाता है मंजीत, जब नमाज का मुद्दा भी उठा दिया गया था कि क्या ऑफिस के समय में नमाज का ब्रेक, वो चीज एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी ने उठाया था, जो कि कांग्रेस ने देना वहां पर शुरू किया था। लेकिन बिजनौर में हिमांशु बहुत तेज रफ्तार से वोटिंग हो रही है, काफी जो आंकड़े आ रहे हैं बड़ा उत्साहित कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल श्वेता, बिजनौर के अंदर जो है 24% से ज्यादा जो है अभी तक जो है मतदान हो चुका है। और मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे हूं, वहां लगभग 12 जो है पोलिंग बूथ है। और यहाँ कि अगर हम पिछले 2017 की स्थिति को देखें तो 6 सीटों पर जो है बीजेपी ने कब्जा किया था। और जो बिजनौर शहर है, इस सीट पर लगातार 2007 से जो है बीजेपी का कब्जा है। इस बार जो है नीरज चौधरी जो है अपनी किस्मत आरएलडी की तरफ से अपना जो है वो देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या श्रुति चौधरी जो मौजूदा विधायक है, उनको पार्टी ने एक बार फिर से टिकट दिया है, क्या वो उनको टक्कर दे पाएंगे? और क्या इस बार बीजेपी का यहां पर को रोक पाएंगे उनको रथ को? क्योंकि 2007 से लगातार बीजेपी इस सीट से जीतती रही है और 6 सीटें 2017 के अंदर उन्होंने जीती थी बिजनौर से। और बिजनौर एक ऐसा शहर है जहां से मायावती ने लोकसभा चुनाव जीता था जब बीएसपी बनी थी। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहां पर दोनों पार्टियां जो है वो कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है, क्योंकि बीएसपी की तरफ से यहां पर उस तरीके से कैंपेन नहीं किया गया है। मायावती ने यहां रैली जरूर की थी, उन्होंने कहा था कि वो बीएसपी के वो बिजनौर की बेटी है और बिजनौर ने ही उनको संसद में पहली बार चुन के भेजा था। वो सारी बातें हैं, लेकिन कांटे की टक्कर जो है अगर हम देखें तो वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश बीएसपी की तरफ से है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गठबंधन और बीजेपी है वो ज्यादा आपस में ये कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखना यह है क्या बीजेपी 2017 की स्थिति को रिटेन कर पाएगी या फिर जो है समाजवादी पार्टी बीजेपी की कुछ सीटों के अंदर सेंध लगाएगी। ये तो समय बताएगा। लेकिन दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि दोनों 8 सीटों पर जो है अपनी जीत दर्ज करेंगे, चाहे वो गठबंधन हो या बीजेपी।